हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू परचम क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम प्रवीण मिश्रा और हम चल रहे हैं हमारे आज के सेशन की तरफ, दैट इज बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर द थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2024, राइट? सो लेट्स सी गाइस, व्हाट्स द फर्स्ट फॉर अस विथ हियर टुडे। सो हियर वी गो। World Bank approves $1.5 billion loan for low carbon energy sector in India. ओके, तो देखो न्यूज किसकी है? न्यूज है वर्ल्ड बैंक की। कितना लोन है? चलो $1.5 बिलियन, बट अमाउंट डजंट मैटर हियर। किस पर्पस के लिए भेजा गया है? सो पर्पस क्या है? वो कार्बन एनर्जी सेक्टर, स्पेसिफिकली स्पीकिंग, ये जिसकी तरफ टारगेट किया जा रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की तरफ। Okay, so what is the news here? An expansion of green hydrogen production and consumption. So we know it very well. India is one of the fastest growing economy, and in this fastest growing market and economy, there is one thing that we need to understand here. Throughout the globe, this is also going on, that we need to curb the pollution segment, whether it is the air pollution, water pollution, land pollution, etc. etc. Okay, किसी भी टाइप का pollution है, हमें उसे कर्ब करके ही चलना है, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेकर चलना है। ओके, उसको साइड मतलब दिमाग में रखते हो, उसको हम साइड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वी हैव गॉट सम ऑब्लिगेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। उसके अलावा इंडिया जो है बहुत सारे इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स उनका सिग्नेटरी है, जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं, स्टार्टिंग विद द क्योटो प्रोटोकॉल, जेनेवा कन्वेंशन, COP21, COP23, COP25, जो है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो चल रहे हैं, ओके, विथ रिगार्ड टू द यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ। तो इन सभी के ना हम सिग्नेटरीज हैं, और इन सब का सिग्नेटरी होने की वजह से हमारे पे ये ऑब्लिगेशन होता है कि हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, चलो वो तो नहीं रुकेगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी कंट्री का नहीं रुकेगा। लेकिन एक चीज हमेशा यहाँ दिमाग में रखनी है, और वो ये है कि भाई ऐसा है कि हमारे ग्रोथ की वजह से पोल्यूशन इतना ज्यादा ना हो जाए कि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो मतलब आ ही ना पाए। अगली जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन तो बात की बात है, राइट? तो उसी कंटेक्स्ट में हमने देखा है कि कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है, और उसी कंटेक्स्ट में हमने देखा है कि जो ग्रीन प्रोडक्शन है, चाहे वो ग्रीन व्हीकल्स की बात हो, चाहे वो ग्रीन इंडस्ट्रीज की बात हो, उनको पुश किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी द अमाउंट $1.5 बिलियन, राइट, जो कि अभी हाल ही में अप्रूव किया गया। किसके पर्सपेक्टिव से अप्रूव किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से। अब दिमाग में एक सवाल आ जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ग्रीन हाइड्रोजन? हाउ एम आई गोइंग टू डिफाइन इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं? ओके, सो ग्रीन हाइड्रोजन, बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो रही है यहां पे। ओके, सो energy, a kind of a hydrogen energy, okay, that is obtained by the electrolysis. okay, जब हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं पानी को, तो उससे होने वाली जो ऑब्टेन होने वाली जो एनर्जी है, हम बेसिकली नॉर्मल शब्दों में उसको ग्रीन हाइड्रोजन कह देते हैं, राइट? लेकिन अब इसमें ग्रीन वर्ड क्यों यूज किया गया? तो ग्रीन वर्ड भी यहां पर इसीलिए आया है बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसीजर है, इसमें भी कोई भी ऐसे एलिमेंट्स का यूज नहीं हुआ है जिसकी वजह से पोल्यूशन एनहांस हो, राइट? तो बिल्कुल भी हमने ट्राई किया है कि मिनिमम या 0% पोल्यूशन जो है वो मार्केट में जो है एनवायरमेंट में रिलीज हुए, और उसके थ्रू जो हाइड्रोजन एनर्जी तैयार हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया है दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, सो इसी को एनहांस करने के लिए $1.5 बिलियन का जो है अभी फंड वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है। फर्दर, an expansion here, this in turn will require an expansion of hydrogen production and consumption as well as in the faster development of climate boost. सिंपल शब्दों में क्या कहा जा रहा है? वही सेम चीज जो भी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस करी है कि आपको डेवलप करना है, बिल्कुल डेवलप करिए, लेकिन इतना भी ध्यान रखना है कि आपके डेवलपमेंट की वजह किसी भी टाइप का पोल्यूशन जो है वो एनहांस ना हो। हम ऑलरेडी बहुत अपना जो है जो ग्लोब है, हमारा जो दुनिया है, उसको हम ऑलरेडी पोल्यूशन की वजह से बहुत सता चुके हैं, बट वी हैव टू नाउ कर्ब दिस, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, द ऑपरेशन इज अलाइंड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट इज नोन एज हाइड्रोजन फॉर डेवलपमेंट, H4D। तो यहां पर आपके पास एक टर्म है, ये टर्म दिमाग में रखना है आपको। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोजन फॉर डेवलपमेंट, H4D पार्टनरशिप? इट इज वंस अगेन टेक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन ओनली, राइट?
तो बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, हाइड्रोजन फॉर डेवलपमेंट क्या है, किसके लिए है G4D? इट इज फॉर द सेक ऑफ green hydrogen projects. Further, what we can see here, the financing for the operation includes further $1.46 billion loan from IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development. अभी इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, IBRD जो है वो वर्ल्ड बैंक का ही अपना एक ऑर्गन है, राइट? सो डोंट वरी, IBRD कुछ नया टर्म है नहीं, IBRD वर्ल्ड बैंक का अपना एक ऑर्गन है, दैट इज बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये रिकंस्ट्रक्शन टर्म क्यों यूज किया गया है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया भर में बहुत त्रासदी मच चुकी थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था और बहुत हाई लेवल पर हो चुका था, तो उस डिस्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए, वहां पर रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तैयार किया गया, एक वर्ल्ड बैंक का एक सब ऑर्गन तैयार किया गया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड फर्दर डेवलपमेंट. ओके, तो यही बैंक है फर्दर जो हमारे साथ और भी डील कर रहा है. $31.5 मिलियन का आप देख रहे हैं क्रेडिट लाइन भी है यहाँ पर, ओके, विथ रिगार्ड टू IDA, and that is another branch of World Bank, right? We are promoting what? We are basically promoting the green energy, green hydrogen, that's it. Okay, next next news है हमारे पास, SBI launches Amrit Vrishti 444 days term deposit with 7.25% interest rate. तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में जो होना चाहिए वो क्या है? अमृत वृष्टि किसका है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का. ओके, टर्म डिपॉजिट जो है कितने दिनों के लिए ये बनाया जाए, ये जो एक फिक्स डिपॉजिट है FD, वो कितने दिनों के लिए रखी गई है? तो इसका जो डेट है, जो डेज है वो है 444 डेज. और जो इंटरेस्ट मिल रहा है इस डिपॉजिट के ऊपर वो कितना है? इट्स अ हैंडसम फिगर हियर, 7.25% ऑफ द इंटरेस्ट रेट. तो कौन लेकर आ रहा है? SBI. इंटरेस्ट रेट क्या है? 7.25%. आप चाहे इंडिया में रहने वाले सिटीजन हैं, चाहे आप ओवरसीज रहने वाले यानी कि कहीं अब्रॉड या फॉरेन में कहीं रहने वाले हैं, दोनों लोगों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है. अमृत वृष्टि 444 डेज, दैट इज 444 डेज, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर आ रहा है. परसेंटेज क्या है यहां पर? 7.25% फॉर अ जनरल पर्सन. बट इसी 7.25% पे एक्स्ट्रा 0.5% का जो है इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उन लोगों के लिए जो कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गए, right? So if you are below 60, that is not a senior citizen, you will be having 7.25% interest rate on the Amrit Vrishti, this 444 days fixed deposit. But if you are a senior citizen, then you will have the leverage of further 0.50%. ओके, ध्यान रखना है ये चीज का. और ये किसके किसके लिए अवेलेबल है? ये इंडियंस एज वेल एज जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं, दोनों के लिए अवेलेबल है. कब से शुरू हुआ है ये ध्यान रखना है आपको कि इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 16th ऑफ जुलाई इटसेल्फ. 15th ऑफ जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है. और कब तक इस स्कीम को आप जो है इसका फायदा उठा सकते हैं? सो लास्ट डेट जो होगी वो फाइनेंशियल एंड की होगी, दैट इज 31st ऑफ 2025. ओके, सो जुलाई 2024 से शुरू है, 31st ऑफ मार्च दैट इज एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल साइकिल, एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये उसी दिन एंड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है हमें. ओके, सो if you are trying to avail this, okay, so please avail it before 31st of March, right? चलिए अगला न्यूज है उसकी तरफ बढ़ते हैं. दैट इज LIC enters into tie up with IDFC First Bank under the scheme known as corporate agency arrangement. ठीक, तो corporate agency arrangement के तहत LIC का टाई अप हुआ है. किसके साथ हुआ है टाई अप? IDFC बैंक के साथ, right? So what we need to understand here, let's go. What we can see the whole news. Continuing its endeavor to increase the term of bank assurance. बैंक एश्योरेंस अगर आपको याद हो तो हमने अपने लास्ट मंथ का जो वीकली अफेयर्स था उसके अंदर इसको जो है डिस्कस भी किया है, बल्कि इनफैक्ट ये शायद तीसरी बार ये न्यूज में रिपीट हो रहा है. बैंक एश्योरेंस इज इट्स प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस टू मेजॉरिटी और लेट्स से टू ऑल ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया बाय द ईयर 2047. हम जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है हमारा जिसमें जनरली इंडियंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ना, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. घर का इंश्योरेंस और गाड़ियों का इंश्योरेंस तो हम बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाता है, या गाड़ी का इंश्योरेंस लेना हमारे लिए जरूरी होता है बिकॉज उसकी वजह से चालान कट जाता है, तो इसीलिए उसके ना होने की वजह से, तो इसीलिए हम अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस ले लेते हैं, चाहे कार, बाइक, स्कूटी, मेरे पास कुछ भी हो, राइट? लेकिन इंसान अपना इंश्योरेंस लेने से बहुत ज्यादा जो है पीछे भागता है, एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस. एंड स्पेसिफिकली जो हमसे पहले वाली जो जनरेशन है वो भी और जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी.
दोनों के साथ ये प्रॉब्लम रही है। हेंस एज अ रिजल्ट इसकी वजह से बहुत नुकसान तो उठाए हैं लोगों ने। और अब हमारे जो बैंक्स हैं, अब उनको एक थ्योरी दी गई, एक प्रिंसिपल दिया गया, दैट इज व्हाट, बैंक एश्योरेंस। और ये बैंक एश्योरेंस क्या है, 2047 2047 तक सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो अभी उसी को ध्यान में रखते हुए एलआईसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इन्होंने टाई अप किया है। ओके, इंश्योरेंस फॉर ऑल, दैट इज बैंक एश्योरेंस। सो नेक्स्ट, Bank of Baroda to raise 7,500 crore through 81 and 2 Tier 1 and Tier 2 bonds. अब चलो ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा रेस कर रहा है कितना, 7,500 करोड़, राइट, 7,500 रुपीज करोड़। कहां से रेस कर रहा है, फ्रॉम टीयर 1 81 एंड टीयर 2 बॉन्ड्स। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा, टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड्स दरअसल होते क्या है, राइट। सो Bank of Baroda is the news. 7,500 crore is the part of the news. But what do we understand by the term 81 bonds? So अगर हम बात करें 81 bonds की, तो इसकी जो बेसिक मीनिंग है, it is also called perpetual bond. Perpetual इंग्लिश का जो टर्म है हमारा, that means regular, continuous. Okay, so 81 bonds या perpetual bonds दोनों एक ही चीज है. Okay, and they carry no maturity date. जनरली कोई भी बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट अगर हम करते हैं, ठीक है, एफडी हो चाहे बॉन्ड्स हो, सबकी अपनी एक मेच्योरिटी डेट होती है कि इस डेट पे वो रिलीज हो जाना है, राइट, वो लिक्विफाई हो जाना है, उसने कन्वर्ट हो जाना है इनटू द कैश, राइट। लेकिन जो 81 बॉन्ड्स हैं उसका कोई भी फिक्स्ड डेट नहीं होता है, दैट मींस नो मैच्योरिटी डेट, बट यस दे हैव गॉट अ कॉल ऑप्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉल ऑप्शन? आई कैन कन्वर्ट इट और आई कैन लिक्विफाई इट एनी टाइम आई वॉन्ट, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है ना, जब कोई मेच्योरिटी डेट ही नहीं है, यानी कि जब कोई एकदम प्रॉपर कोई डेट ही नहीं दी जा रही है, तो उसको आप कभी भी कॉल ऑफ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द 81 और द परपेचुअल bonds. Okay, so they are like any other bonds issued by the banks or the companies, but इनका एक जो खासियत है वो क्या है, they pay a higher rate of interest. ठीक है, तो अगर मैंने 81 या टीयर 1 बॉन्ड्स खरीद रखे हैं अपने साथ, तो इसका मुझे एक जो सबसे खूबसूरत फायदा जो होता है वो क्या होता है कि ये मुझे इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा पे करते हैं किसी भी दूसरे बॉन्ड से, राइट। सो दिस इज व्हाट सिंपली दी टीयर 1 और 81 बॉन्ड्स, आल्सो नोन एज परपेचुअल बॉन्ड्स। नेक्स्ट, टीयर, हाउ डू आई डिफाइन समथिंग, दैट इज टीयर 2। टीयर 1 तो पता चल गया, टीयर 2 क्या है? सो दे आर कंसिस्ट, ओके, द टीयर 2 कैपिटल कंसिस्ट्स ऑफ अनसेक्योर्ड सबऑर्डिनेट डेब्ट विथ एन ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ एटलीस्ट 5 years। तो सिंपल शब्दों में अगर इसको समझना है, तो जैसे टीयर 1 बॉन्ड्स जो है हमारे, उनका कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं है, लेकिन टीयर 2 बॉन्ड्स जो है मेरे, उनका फिक्स डेट है, ओके, क्या है? एटलीस्ट 5 years। एक बार में लिया मैंने तो 5 साल के लिए मुझे इसको लॉक इन करके रखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स हम सब अच्छे से जानते हैं, द इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉर बैंकिंग, राइट। सो बेसल 1 2 3 वी हैव गॉट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, ओके। उन्होंने क्या बोला, इफ मिनिमम टीयर 1 कैपिटल फॉल्स बिलो 6%, ओके, अगर जो मेरा टीयर 1 कैपिटल है, जो मेरा T1 बॉन्ड्स का जो कैपिटल है, अगर वो 6% से नीचे गिर जाता है, तो ऐसे में मैं अपना टीयर 1 जो टीयर 2 बॉन्ड है उसको कभी भी राइट ऑफ कर सकता हूं, यानी कि सेल ऑफ कर सकता हूं। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर टीयर 1 बॉन्ड का जो एक्चुअल कैपिटल जो वैल्यूएशन है, अगर वो 6% से नीचे आता है तभी, ओके। सो दिस इज व्हाट टीयर 1 एंड टीयर 2 बॉन्ड्स, और अभी इन्हीं को राइट ऑफ करके बैंक ऑफ बड़ौदा 7,500 करोड़ रुपीज जो है उसने रेस किए हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट, गुजरात एफडीआई jumps 55%, hits $7.3 billion in the present financial year, the previous financial year basically, okay। So see, we discussed only last week या last to last week हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर एफडीआई 43% से गिरा है, राइट। व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट वीक करंट अफेयर्स कि 43% एफडीआई कम हुआ है इंडिया के अंदर, दैट्स ट्रू। लेकिन कम होने के बावजूद भी अभी उस कम के डेटा में भी सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है जो एफडीआई अपने पास रखा हुआ है, राइट। एफडीआई सिंपली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। तो वो है हमारा स्टेट ऑफ गुजरात हियर आफ्टर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,
Okay, so Maharashtra is the first state with highest number of FDI. Okay, and उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, that will be गुजरात. Okay, तो आइए देखते हैं पूरी कहानी क्या है. So 55% राइज हुआ है पिछले साल से. तो यानी कि आप देख पा रहे हो इस डेटा को, कितना आया है, $7.3 बिलियन. तो इसका ये जो अमाउंट है पिछले साल का 55% लेस था. तो 23-24 पे अगर $7 है तो मैथ्स लगाइए, कैलकुलेट करिए, इसका लेस देन इसका 55% लेस कितना होगा. राइट, सो लेट मी इनटू द कमेंट बॉक्स. राइट, सो अभी का क्या सीन है, गुजरात को इतना पैसा क्यों मिल रहा है एज एन एफडीआई, व्हाई. ओके, सो गुजरात हैज गॉट मोर फॉरेन कैपिटल देन कर्नाटका एंड दिल्ली कंबाइंड. ओके, महाराष्ट्र जिसको $15.1 बिलियन मिले हैं अभी के फाइनेंशियल ईयर में. ओके, सो वो टॉप नंबर 1 पे है. लेकिन अगर नंबर 1 के बाद नंबर 2 भी अगर आप देख रहे हो तो 15 बिलियन से सीधा 7 बिलियन का डेटा आ रहा है. हाफ और इवन मोर देन हाफ. राइट, so Maharashtra, okay, it is on rank 1 or will continue to be in the rank 1 for the next decade, we can call it, no doubt in that. And apart from that, Gujarat, okay, second rank. लेकिन क्यों है ना, ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो गुजरात के अंदर मौजूद कुछ लोकेशंस की वजह से. तो पहला वाला लोकेशन है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी. ओके, वहां पर पैसा अच्छा खासा गिर रहा है. उसके बाद से दूसरा जो शहर है हमारा सरंद, जीआईडीसी. जीआईडीसी का फुल फॉर्म है हमारा गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये दूसरी लोकेशन है जहां पर अच्छी खासी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वहां पर एफडीआई इनफ्लो अच्छा आ रहा है. उसके बाद दूसरा है ढोलेर सीर. ओके, वो सर नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा, सीर है, SIR, या सर भी प्रोनाउंस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. फुल फॉर्म है इसका स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन. ओके, और एक और SIR है हमारे पास मंडल बचरजी सीर. Okay, so these are some locations in Gujarat which are attracting the foreign investors a lot. सबसे ज्यादा रीजन यहां पर क्या है, जो माइक्रोचिप्स जो बन रही हैं आज की डेट में आपके मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स के अंदर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, वो उनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आज की डेट में इंडिया के अंदर गुजरात रीजन में हो रहा है. और माइक्रोचिप एक ऐसी चीज है जो दुनिया भर में आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज में है, डिमांड में है और रहेंगी भी, बिकॉज पूरी दुनिया पूरी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स से घिरे हुए हैं, एवरी नाउ एंड देन एवरीवेयर. राइट, हेंस एज अ रिजल्ट जहां पर भी माइक्रोचिप का प्रोडक्शन ज्यादा होगा वहां पर बाय डिफॉल्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने आप अट्रैक्ट होंगे. और गुजरात रीजन के अंदर गिफ्ट सिटी की हम बात करें, एयर की बात करें, सनंद की बात करें, ओके, सो इन बेचरजी रीजन की बात करें, इन सभी लोकेशंस में माइक्रोचिप प्रोडक्शन फैसिलिटीज इनहैंस करी गई. हेंस एज अ रिजल्ट गुजरात इज हैविंग दिस डेटा. ओके, तो कर्नाटका और दिल्ली को मिलाकर जितना मिला है एफडीआई, अकेला उतना गुजरात के पास है. और सोचिए फिर मुंबई के पास तो $15 बिलियन चल रहा है. राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर. एफडीआई, एफडीआई क्या होता है, अगर मैं एक फॉरेनर हूं, ठीक है, मैं एक कंट्री एक्स से आता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम कमिंग फ्रॉम कंट्री एक्स, ओके, एंड हियर इज अनदर कंट्री, कंट्री वाई. So when I am investing my money, let's say for example rupees 1000 I am investing here, so this 1000 rupees this country Y has received by me through country X, okay, as an investment for the sake of business growth and development. This is what is known as, in simple layman terms, FDI. Right, next. So HSBC appoints insider Georges Elhedery as the CEO. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं HSBC के बने हैं, उनके अपने ही एम्प्लॉय, उनके इनसाइडर, दैट मींस वो HSBC के ही हैं, आउटसाइडर नहीं है. नाम क्या है, जॉर्जेस एल्हेडेरी. ओके, सो पूरी कहानी क्या उसको समझते हैं. सो एल्हेडेरी हु बिकम्स HSBC's थर्ड एग्जीक्यूटिव इन लास्ट 8 years will replace outgoing Noel Quinn from September 2. पिछले 8 सालों में HSBC जो कि लगभग 160 साल पुरानी संस्था है, ओके, व्हाट वी कैन सी हियर, 160-year-old ऑफ द लीगेसी HSBC, उसके पिछले 8 साल में एल्डरली साहब जो हैं ये तीसरे CEO बनने वाले हैं. राइट, किसको रिप्लेस कर रहे हैं, नाम क्या है, नोएल क्विन. राइट, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज हियर. Paytm Payment Banks appoint Arun Bansal as the new CEO. Take, so Arun Bansal will be the new CEO, Chief Executive Officer of the Paytm Payments Bank, who is the company of the parent company known as 197. तो ध्यान रखना, Paytm की भी एक parent company है, कंपनी का नाम क्या है, 197. राइट, अभी कौन बनेंगे इसके CEO,
That is Arun Bansal, right? Next, IMF raises India's growth forecast to 7% for 2024-25. देखिए, हम डोमेस्टिकली बहुत सारी चीजों से उलझ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम अकेले नहीं उलझ रहे हैं, दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर के जो लोग हैं, अपने डोमेस्टिक इश्यूज से उलझते रहते हैं। लेकिन डोमेस्टिक सोशल इश्यूज एक तरफ और डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशंस दूसरी तरफ। तो हर एक कंट्री की ये बेसिक जिम्मेदारी होती है, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट की ये बेसिक जिम्मेदारी होती है कि सोशल पर्सपेक्टिव से हम ना देखें चीजों को हर बारी। हाँ, ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशंस को ध्यान में रखना है तो सोशल पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा, राइट? लेकिन हाँ, उस सोशल पर्सपेक्टिव के अलावा मेरे पास एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, दैट इज कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव, है ना? और वो कंट्रीज जिन्होंने इन दोनों को बैलेंस करके चला है, बल्कि ज्यादा जो है अच्छे तरीके से देखा है कि कहां पर कैपिटलिज्म की जरूरत है, कहां पर सोशलिज्म की जरूरत है, आज उनका ग्रोथ रेट और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका इज अ कंट्री, जापान इज अ कंट्री, रशिया एंड चाइना दे आर द कंट्रीज, इनफैक्ट सिंगापुर इट इज अ कंट्री। 1980s 90s तक का जो आप सिंगापुर देखेंगे और प्रेजेंटली जो सिंगापुर देखेंगे, तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राइट? सिंगापुर खुद अपने आप को अगर वो 30 साल पहले देखता है तो वो खुद नहीं पहचान पाएगा कि 30 साल पहले हम ऐसे थे। तो रीजन क्या था? रीजन था द बैलेंसिंग फैक्टर, कि जहां कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की बात आएगी कि नहीं भाई, आज यहां इंडस्ट्री लगनी है तो लगनी है, कैसे भी लगनी है लेकिन लगनी है, तो वहां कैपिटलिज्म को प्रमोट किया गया है। और जहां सोशलिज्म की बात आई है कि नहीं, अभी इंडस्ट्री यहां लगा देंगे तो लोग खराब हो जाएंगे, जगह खराब हो जाएगी, पोल्यूशन हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। और इसीलिए जो पहली न्यूज हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ओके, वो भी इस कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बैलेंस को बरकरार रखने की एक कड़ी है, या कड़ियों में से एक है, राइट? तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यस, डोमेस्टिक इश्यूज हमारे पास बहुत हैं, और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि हमारा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, जो कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट, हम दोनों हर चीज को लेकर चलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट में हमें दिखाई दे रहा है। बिकॉज अभी जो हमारा ग्रोथ रेट है 7% पे है, इतने ज्यादा डोमेस्टिक इश्यूज होने के बावजूद भी अगर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये डेटा हमें दे रहा है कि भाई आने वाले एक साल के अंदर आपका जो ग्रोथ रेट है वो 7% पे होवर करने वाला है, तो यानी कि बैलेंस ठीक ठाक चल रहा है, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट आईएमएफ हैज स्टेटेड ऑन द रिपोर्ट गिवन ऑन 16 जुलाई। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, ठीक है, ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन देता है? आईएमएफ। क्या बोला गया उसके अंदर कि 7% बेसिस पॉइंट से जो हम ऊपर, ओके, 20 बेसिस पॉइंट से जो है हम बढ़ रहे हैं आगे ऊपर, और ग्रोथ रेट जो हमारा बनेगा वो 7% का बनेगा। इनफैक्ट जो हमारा अनचेंज्ड जो ग्रोथ फोरकास्ट रहा, ओके, सो द ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 25-26 हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड, इज 6.5%। तो आगे आने वाला 25-26 का जो टाइम पीरियड होगा उस पे 5 पॉइंट नीचे गिर भी जाएगा, दैट इज 6.5। बट यस, प्रेजेंटली इट इज 7। डेटा किसने दिया है? डेटा दिया है नन अदर देन द आईएमएफ, वर्ल्ड सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने दिया है ये सॉरी किस रिपोर्ट के अंदर दिया उन्होंने? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। ओके, सो हियर यू कैन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, राइट? सो इसके अलावा आईएमएफ ऑन और कौन कौन से जो है रिपोर्ट्स लेकर आता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के अलावा आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर। ठीक, कब बनता है आईएमएफ? ओके, सो इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस, आईएमएफ वाज आल्सो देयर। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है, राइट, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सो वॉशिंगटन कंसेंसस करके एक चीज होती है जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस, ट्विन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक एज वेल एज आईएमएफ, ये भी पिक्चर में आते हैं। ओके, सो 189 members presently out of 200 plus countries, 189 members are there, and apart from that, headquarters as expected, Washington DC, that is America, और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी इस जो प्रेजेंटली हैं वो कौन है? दैट इज क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। ओके, इट्स शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ, राइट? ओके गाइस, सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। टेक केवाईसी सीरियसली, आरबीआई क्लियर मैसेज टू फिनटेक्स। अभी केवाईसी होता क्या है? ओके, आरबीआई ने एक अपना मेमो इश्यू किया है फिनटेक कंपनीज को, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो भी हैं, राइट, फ्रॉम धानी टू स्टैशविन टू XYZ, जितनी भी कंपनीज हैं ऑनलाइन जो लोन प्रोवाइड करा रही हैं या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, एफडी वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो इनको आरबीआई का एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि प्लीज ट्राई टू गो अहेड विद द केवाईसी, बट द केवाईसी शुड बी वीडियो इन नेचर, राइट? सो दिस इज व्हाट द होल न्यूज इज। आरबीआई का स्टेटमेंट गया है फिनटेक्स को, केवाईसी कराओ, वीडियो केवाईसी। केवाईसी बोले तो नो योर कस्टमर, और नो योर कस्टमर मतलब क्या होता है? आपके पास कस्टमर का आधार कार्ड है, आपके पास कस्टमर का पैन कार्ड है, और वो आधार कार्ड और पैन कार्ड एक चीज से लिंक्ड है जिसको हम कहते हैं मोबाइल फोन। ओके, तो मोबाइल नंबर लिंक विद पैन कार्ड लिंक विद आधार कार्ड, और इन तीनों चीजों को वेरीफाई करके आपने अपने डेटाबेस में रखा हुआ है, दैट इज नोन एज केवाईसी। और वीडियो केवाईसी क्या है? ये सारा डेटा वेरीफाई करते टाइम आपने अपने कस्टमर को सामने वीडियो कॉल के ऊपर रखा हुआ है, और वो चीजें रिकॉर्ड भी हो रही हैं। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज वीडियो केवाईसी। शायद आपने भी कभी ना कभी अगर आपने कोई भी लोन अवेल किया है ऑनलाइन, ठीक है, तो आपने वीडियो केवाईसी जरूर कराया होगा। कुछ कंपनीज हैं जो वीडियो केवाईसी कराती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो नहीं भी कराती। सिंपली आधार कार्ड, पैन कार्ड और ओटीपी से वो काम चला लेती हैं। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या बोला है? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो केवाईसी इज अ मस्ट फॉर ऑल द फिनटेक कंपनीज, राइट? ओके, सो आरबीआई ऑन पी टू पी लैंडिंग, जितने भी पेयर टू पेयर लेंडर्स हैं उन सबको ये बात बोली है। पेयर टू पेयर लेंडर्स मतलब वो कोई भी कंपनी जो ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करा रही है, ठीक, अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, तो इनको क्या बोल दिया जाता है? पी टू पी, दैट इज पेयर टू पेयर। तो एक टर्म है यहां पर, ओके, पेयर टू पेयर लेंडिंग, ऑल्सो एब्रिविएटेड एज पी टू पी लेंडिंग। व्हाट इज दिस? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज, सिंपली मैचिंग द लेंडर्स विद बोरोवर्स। तो लेंडर बोरोवर का रिलेशनशिप जो ऑनलाइन मेंटेन कराने वाली कंपनीज जो हैं उनको क्या नाम दिया जा रहा है बैंकिंग के जो है डिपार्टमेंट के अंदर, बैंकिंग एनवायरनमेंट के अंदर? सिंपली पेयर टू पेयर, पी टू पी। ओके, नेक्स्ट, आरबीआई imposes 7.25 lakh penalties on 5 cooperative banks। लास्ट वीक हमने देखा था कि किस तरीके से जनवरी फर्स्ट वीक तक का डेटा था कि कितने बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल, लगभग 7 बैंक्स थे जिनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज दे वर नॉट फिट एनफ, फाइनेंशियली नॉट फिट एनफ टू वर्क एज अ बैंक, राइट? उसी में हमने हर वीक ये चीज देखी है, हर वीक ये न्यूज रिपीट होती है। आरबीआई इंपोज कर रहा है पेनल्टीज, कभी कैनरा बैंक पर, कभी पंजाब नेशनल बैंक पर, तो कभी एक्सवाइजेड किसी न किसी बैंक पर पेनल्टीज इंपोज हो रही हैं। रीजन क्या है? फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द गाइडलाइंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोटोकॉल्स। देखो, आरबीआई या किसी भी रिजर्व सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है? बैंकर्स बैंक, ओके, बैंक्स का बैंक, ओके। तो ये क्या होता है? गाइडिंग एजेंसी या सर्वेलेंस एजेंसी होती है कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री के, और ये हमेशा अपने कुछ प्रोटोकॉल्स तैयार करके चलते हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करके चलते हैं। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कोई एक एक्सवाइजेड बैंक है जिसने किसी भी एक जो है रूल्स रेगुलेशंस या किसी भी एक प्रोटोकॉल को वॉयलेट किया है, तो आरबीआई के पास या दुनिया भर के किसी भी सेंट्रल बैंक के पास या अथॉरिटी होती है, या तो डायरेक्टली उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दें, और मे बी उसको जो है एक बारी फाइन इंपोज करके वार्निंग देके छोड़ दें, राइट? सो दिस इज आरबीआई हैज डन विद द 5 बैंक्स, और 5 बैंक्स के नाम आपके सामने हैं। तो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फिर उसके अलावा है अब साहिब पाटिल रिंदल सहकारी बैंक, फिर है कृष्णा सहकारी बैंक, उसके बाद आता है नागरिक सहकारी बैंक, फिर लास्टली वी हैव गॉट दी महाबलेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ओके, आरबीआई के अपने एक रिलीज के अंदर, प्रेस रिलीज के अंदर ये स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, अगली न्यूज है हमारी, आरबीआई बॉट नेट $4.22 बिलियन इन स्पॉट फॉरेक्स मार्केट इन मे, सेज द लेटेस्ट बुलेटिन ऑफ द आरबीआई ओनली। ठीक, सो जिनका लेटेस्ट प्रेस रिलीज है उसमें बताया गया कि $4.22 बिलियन आरबीआई ने किया है, बॉट किया, परचेस किया है, किससे? स्पॉट फॉरेक्स मार्केट से। तो अब दो टर्म आए यहां पे, स्पॉट और फॉरेक्स। तो फॉरेक्स तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारे पास जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं, डॉलर्स, रूबल्स, यूएन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारा क्या हो गया? फॉरेक्स हो गया। स्पेसिफिकली जो ग्लोबल करेंसी है वो क्या है? डॉलर। तो दुनिया भर की सरकारें मैक्सिमम कोशिश यही करती हैं, ओके, सेंट्रल बैंक यही कोशिश करते हैं दुनिया भर के कि मैक्सिमम उनके पास फॉरेक्स रिजर्व के नाम पर डॉलर मौजूद हो।
राइट। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी करेंसीज को हम नहीं रखते, हम बाकी करेंसीज भी रखते हैं, लेकिन हाँ ग्लोबल करेंसी को मद्देनजर रखते हुए वी हैव गॉट द डॉलर एट मोस्ट। तो मेजोरिटी ऑफ द जो फॉरेक्स होता है वो हमारे पास डॉलर्स में ही होता है। ठीक, अब आता है स्पॉट वर्ड। तो स्पॉट फॉरेक्स क्या होता है, right? So here we go with the information here on the spot forex. A foreign exchange spot transaction, also known as FX spot. Okay. Also it is known as what? FX spot. It is an agreement between two parties. Okay. That is the one who buy currency against selling another currency. तो let's say for example 100 रुपए के बदले जब मैंने $100, हालांकि ऐसे पॉसिबल नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ओके, बिकॉज 100 रुपए के बदले मैं $1.25 से ज्यादा जो है नहीं ले पाऊंगा, राइट। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल जब 100 रुपए के बदले मैंने $100 खरीद लिए, ओके, इन एक्सचेंज, सो दैट इज नोन एज एफएक्स स्पॉट और द फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट ट्रांजैक्शन। ओके, सो एक्सचेंज रेट एट विच द ट्रांजैक्शन इज डन इज कॉल्ड द स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो जो भी एक्सचेंज रेट है, ओके, 2%, 4%, 5%, जो भी एक रेट फिक्स किया जाए, उस एक्सचेंज रेट को क्या नाम दिया जाएगा? स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो स्पॉट फॉरेक्स एक्सचेंज क्या है? जब आप एक कोई करेंसी बेचकर कोई दूसरी करेंसी लेते हैं, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज स्पॉट फॉरेक्स एक्सचेंज। नेक्स्ट न्यूज, एसबीआई हैदराबाद ऑर्गेनाइजेस पैडल फॉर द प्लैनेट साइक्लोथॉन। तो एसबीआई के अपने जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं प्रेजेंट बैच के, यानी कि 2023-24 बैच के, वो और हैदराबाद ब्रांच के अंदर मौजूद, ब्रांचेस के अंदर मौजूद जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं एसबीआई के, उन सभी लोगों ने मिलकर एक साइक्लोथॉन, दैट इज साइकिल मैराथन ऑर्गेनाइज किया है। नाम किया है पेडल फॉर द प्लैनेट। तो थीम है, राइट, किसका है? एसबीआई। कहां का एसबीआई? मतलब विच स्टेट, विच टेरिटरी, विच लोकेशन, विच सिटी? सो एसबीआई हैदराबाद की तरफ से आया। ओके, साइक्लोथॉन, दैट इज साइकिल से मैराथन। ओके, so guys, that's it. Now we move on forward to the MCQs for the day. So the first one here, what is highlighted as the key factor in India's efforts to develop a domestic market for green hydrogen? कौन से ऐसे फैक्टर्स हुए कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन की कहानी को लेकर आना पड़ा? So what will be the correct answer? Yes, the correct answer will be C, that is rapidly expanding renewable energy capacity. बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं सभी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, हु इज एलिजिबल टू अवेल एसबीआई's अमृत वृष्ट 444 days टर्म डिपॉजिट स्कीम विद एन एडिशनल 0.0% इंटरेस्ट? तो हमने क्या देखा है, ये स्कीम इंडियंस के लिए भी है और नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए भी है, लेकिन परसेंटेज क्या था? 7.25%। लेकिन एक्स्ट्रा 0.5% जो है वो किसको मिल रहा है? वो मिल रहा है हमारे senior citizens को. So what will be the correct answer? So yes, the correct answer will be D, the only senior citizens. Third question, what is the purpose of the tie-up between the LIC and IDFC Bank Limited? So 2047 तक हमारे जितने भी citizens हैं सबको हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना है, hence as a result to increase the contribution of bank assurance. Bank assurance क्या है? To get insurance for all the Indians by 2047. Fourth question, what is the purpose of the, which state in India received the second highest FDI after Maharashtra according to the recent data? So Maharashtra rank 1, 15 point something billion dollar. Gujarat with $7.3 billion. Okay, rank 2. So what is the correct answer? Yes, option B. So fifth question for the day, here we go. Who will succeed Noel Quinn as HSBC's next chief executive? So starting from 2nd September. So क्या नाम था उनका? Yes, we have got option A, that is Georges Elhedery will be the next CEO of HSBC. The insider only. बाहर से किसी को नहीं लिया गया है, ये इनके अपने खुद के हैं. Okay. So this is the question guys for you all for homework. So हैदराबाद के अंदर साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज कराया गया है, उसका थीम क्या है? रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया है, तो आंसर बहुत क्लियर होगा आपको. Okay guys, so this is it from my side today. Hope it is all clear. There will be existing no doubt, and if there is, please do let me know into the comment box immediately. For sure, I'll come back to you. Okay guys, bye bye. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.